गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रैक आरआईएमसी। तो इस यूट्यूब चैनल में आज से हम आरआईएमसी के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन अपलोड करने वाले हैं। तो हर रोज़ एक के बाद एक नए नए क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्यूशन के साथ अपलोड करते जाएंगे, जो कि आपको आरआईएमसी का प्रिपरेशन करने में बहुत मददगार साबित हो जाएंगे। तो आज हम आरआईएमसी के मैथ्स का जून 2009 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, जैसे कि आपको बताया गया, ये आरआईएमसी का जून 2009 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पार्ट ए में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और बाद में 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं। ऐसे सभी क्वेश्चंस मिलके हमारा 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रैशनल नंबर्स गिवन बिलो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब नीचे दिए गए हुए रैशनल नंबर्स को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहला नंबर क्या है, 4/5, दूसरा नंबर है 81%, तीसरा नंबर है 801, चौथा नंबर है 3/5। तो हमको पता है हम 81% को लिखते समय 81/100 ऐसे भी लिखते हैं, बराबर है। और बाकी हमारे जो नंबर्स है, बचे हुए 3 नंबर्स, उसमें से 2 के डिनोमिनेटर में 5 है। तो हमको 5 और 100 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि आता है 100। ठीक है ना, 5 और 100 का एलसीएम आएगा 100। तो 5 20 ज़ा 100, मतलब 4/5 को हमको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 ज़ा 80, 80/100 ये हमारा पहला नंबर बन जाएगा। दूसरा तो हमारा बन गया 81/100। तीसरा 801 को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 80100/100। और तीसरा जो है उसको वापस 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 ज़ा 60/100। ठीक है, अभी सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, तो अभी हमको ये नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो अभी दिए गए नंबर में सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है, 80100, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर आ गया, ये हो गया 1। 81 उसके बाद आया बड़ा नंबर, ये 2। 81 से छोटा है 80, और 80 से छोटा है आखिरी 60। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाता है, 3214, बराबर। हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स, एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स इज 0। मतलब 10 नंबर का एवरेज हमको 0 दिया गया है। इफ 72 एंड -12 आर एडेड टू द लिस्ट, व्हाट विल बी इट्स न्यू एवरेज। तो ये 10 नंबर्स में अगर हम 72 और 12 जोड़ देते हैं तो नया एवरेज क्या बनेगा। मतलब पहले तो हमको दिया गया है 10 नंबर्स का एवरेज 0 है, बराबर। हमारा रूल क्या है, हमारा हमारा एवरेज का रूल क्या है, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का रूल क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, बराबर। हमारा रूल है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। मतलब सम ऑफ डाटा इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा। अभी हमको एवरेज कितना दिया गया है, पहले 10 नंबर का 0, नंबर ऑफ डाटा कितना है 10। तो सम ऑफ 10 डाटा कितना आ गया, सम ऑफ 10 डाटा आ गया हमारा 0। पहले जो 10 नंबर्स दिए हुए हमको उसका सम ऑफ डाटा आ गया 0। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है ये 10 नंबर में और 2 नंबर हम अगर जोड़ देते हैं तो फिर उसका एवरेज क्या आएगा। तो अभी हमारे टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा हो गया हमारा 12। तो अभी हमको क्या करना है, सम ऑफ डाटा हमारा क्या बनेगा, नई केस में हमारा सम ऑफ डाटा बनेगा
0 प्लस 72 माइनस 12, मतलब हमारा सम ऑफ डाटा बन गया 60 बन गया हमारा सम ऑफ डाटा, 12 है हमारा नंबर ऑफ डाटा। तो वापस वही ऊपर दिया हुआ रूल हम यूज़ करेंगे एवरेज निकालने के लिए। एवरेज इज इक्वल को हमको मालूम है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो अभी हमारा इक्वेशन बनेगा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा हमारा है 60, नंबर ऑफ डाटा है 12 से अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं 12 वन ज़ा 12 फाइव ज़ा 60, तो ये 72 और माइनस 12 ये हम पहले 10 नंबर्स में अगर जोड़ देते हैं तो हमारा एवरेज बन जाता है 5। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है हमको, द एरिया ऑफ 3 सर्कल्स आर इन रेशियो ऑफ 4:9:25। एरिया ऑफ 3 सर्कल्स आर इन रेशियो ऑफ 4:9:25, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो हमको सर्कल का एरिया दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो हमको ढूंढना है। तो हमको पता है एरिया से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हमको पता है पाई का वैल्यू है 22/7, तो एरिया ऑफ सर्कल बन गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सर्कल का। तो अगर हमको आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है तो क्या हो गया, आर का वैल्यू निकलेगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इंटू 7/22, और ये सबका क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडियस के लिए। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम तीनों सर्कल का रेडियस निकालेंगे। तो उसके पहले तो हमको एरिया ऑफ सर्कल जो है, जो रेशो में दिया है, उसको हम x की वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा हमारा, x की वैल्यू में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा हमारा 4x² इज टू 9x² इज टू 25x²। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया एरिया ऑफ सर्कल का x के प्रोपोर्शनल में। तो पहले सर्कल का एरिया कितना है, पहले सर्कल का एरिया है अपना 4x²। तो पहले सर्कल का R1 निकालेंगे, रेडियस हम निकालेंगे, तो आएगा R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल है 4x² इंटू 7, मतलब कितना हुआ 28x²/22, और ये पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, वैसे ही हमारा R2 बनेगा, R2 बनेगा हमारा अंडर रूट 7 इंटू 9 63x²/22, और हमारा R3 बनेगा R3 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/7 175x²/22। यहाँ तक तो क्लियर है। तो तीनों सर्कल के हमको रेडियस मिल गए। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, अभी हमको रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, तो वो करने के लिए हमारा आगे का स्टेप है R1 मीन्स 28x²/22 the 63x²/22 is to 175x²/22। तो हमको मालूम है रेशो में हमने जब कोई भी 3 या 4 चीज़ें रेशो में दी हुई होती है तो उनको सभी को अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो रेशो में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा ये 22 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही x² कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा हमारा अंडर रूट 28 इज टू अंडर रूट 63 इज टू अंडर रूट 175। ठीक है, अभी इसको हम
और सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसका पूरा स्क्वायर रूट निकाल पाएँ। तो 28 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 28 में एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो होल स्क्वायर है और दूसरा फैक्टर जो भी निकले। तो इसको हम लिख पाएंगे 4 × 7 इज टू 63 को हम लिख सकते हैं 9 × 7 इज टू 175 को हम लिख सकते हैं 25 × 7। तो अभी हम इसका रूट निकाल के इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 × 7 अंडर रूट का वैल्यू क्या आएगा 2√7 इज टू 3√7 इज टू 5√7। सेम हम अभी ये तीनों रेशो को अगर √7 से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा, ये तीनों √7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना 2:3:5। ठीक है, हमारा आंसर क्या बना 2:3:5। तो हमारा रेशियो ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2:3:5। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अभी चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको क्या दिया है 11 मैन कैन डिग 6 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। मतलब 11 आदमी मिलके 6 मीटर ट्रेंच एक दिन में खोद लेते हैं। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ सेम टाइप इन 1 डे। मतलब उसी तरह का ट्रेंच अगर 27 मीटर लंबाई का एक दिन में खोदना है तो हमें कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल सम है। ठीक है, हमको जो गिवन है और फाइंड आउट है उसको पहले लिखना है, तो वो तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो ये जो भी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे हमारा एक इक्वेशन बनता है। इक्वेशन बनेगा हमारा ऐसे, नंबर ऑफ मैन एंड ट्रेंच इन मीटर, बराबर, ट्रेंच इन मीटर। तो पहले हमको क्या दिया है 11 मैन कैन डिग 6 मीटर ट्रेंच इन 1 डे, और हमको अभी क्या करना है 27 मीटर ट्रेंच एक दिन में खोद देना है, और उसके लिए हमको कितना मैन पावर लगेगा ये ढूंढना है। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसको अगर हम ये मेन का क्वांटिटी x कंसिडर करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 6x इज इक्वल टू 11 × 27 एंड x इज इक्वल टू 11 × 27 अपॉन 6। 6 को अगर हम 6 से अगर हम 27 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 6 4 ज़ा 24, उसके बाद बचा 3, 6 5 ज़ा 30, और 4.5 और 11 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x का वैल्यू हमारा बनेगा 11 5 ज़ा 5, उसके बाद डेसिमल 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 5 49। ठीक है ना बच्चों, आंसर आएगा हमारा 49.5 मैन। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। ऐसे कुछ बहुत सारे सिंपल भी सवाल हमको पूछे जाते हैं जो कि हमको जल्दी से जल्दी 5 मार्क्स देते हैं। मैथ्स का पेपर जनरली कवर नहीं होता ऐसे लोगों का कहना है, लेकिन अगर वो पेपर हम ठीक तरीके से सॉल्व करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो अभी इसमें एक दिक्कत है, आंसर हमारा आ रहा है 49.5 मैन्स, मगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं आंसर इज इक्वल टू 50 मैन अप्रॉक्स, क्योंकि कोई आदमी को हम आधा तो नहीं काट सकते, बराबर है कि नहीं। तो हमको इसको फुल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 50 मैन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन ईयर 2004 वाज 50,000. If the population is reducing by 20 per thousand per year, what would be the population in country in year 2006? मतलब इसमें हमको दिया है
कि 2004 में 50,000 पर पीपल पॉपुलेशन था और वो पॉपुलेशन पर 1000 20 नंबर से रिड्यूस हो रहा है, तो हमें 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा वो कंट्री का, वो हमको फाइंड आउट करना है। इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रिडक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है रेट ऑफ रिडक्शन। तो रेट ऑफ रिडक्शन कैसे निकालेंगे, इसलिए उन्होंने दिया है हमको पर 1000 पीपल्स के पीछे 20% पॉपुलेशन रिडक्शन हो रहा है। मतलब हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं पॉपुलेशन और यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, 1000 पीपल के पीछे 20 पीपल पर ईयर रिड्यूस हो रहा है, तो हमको निकालना है 100 पीपल के पीछे वो कितना रिड्यूस होगा। तो इसके लिए हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा इक्वेशन बनेगा 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, या 100 को ये 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा परसेंट रिडक्शन आया 2% पर ईयर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। 2% पर ईयर अपना रेट ऑफ रिडक्शन आ गया। अभी हमको निकालना क्या है, 2 साल का रिडक्शन निकालना है। मतलब हमारा रिडक्शन का फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब हमारा अमाउंट रहेगा। हमारा फॉर्मूला बनता है A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 रेस टू n। हमको मालूम है हमारा पॉपुलेशन कितना है, 50,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस रेट ऑफ रिडक्शन कितना है 2%, 2 अपॉन 100, n मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमको निकालना है, 2004 से 2006 तक, मतलब 2 ईयर्स तक निकालना है। बराबर है। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड दिस वन 0। बराबर। अभी इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय ये 51 जा 50, 50 माइनस 1 49 मीन्स 49 अपॉन 50 इंटू 49 अपॉन 50। ठीक है, ये 50 से हम ये 50,000 को डिवाइड कर देते हैं, 51 जा 50, 51 जा 50, ये 1000 बच गया, ये 0 को 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 बच गया 20। बराबर। अभी इस 20 और 20 इंटू 49 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर आएगा 48020। ठीक है, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। पॉपुलेशन इन 2006 will be 48,020. Okay. The sides of a square is increased in length by 10%. Find the increase in area. बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम पहले कंसिडर करेंगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी 10 सेंटीमीटर। हम पहले साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात समझ में आई। अभी इसके बाद क्या किया है उन्होंने, साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%। मतलब 10% बढ़ेगा, मतलब 10 में कितना बढ़ेगा, 10 सेंटीमीटर का वो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। मतलब अभी हमारा साइड का लंबाई कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। तो इस केस में अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा 11 स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा 11 स्क्वायर, जो क्या आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर
आफ्टर इंक्रीजिंग 10% इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी इसको हम परसेंट में निकालना है, तो हमको क्या करना है, इंक्रीज इन परसेंट निकालना है। मतलब क्या है, हमारा इक्वेशन बनेगा 100:21, देन 100 हाउ मच। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 21 × 100/100, ठीक है ना। तो 100 को 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 21%। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 21%। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अरेंज द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5 in such a way that with the help of simple mathematical symbols like minus, plus, is equal to, divide, multiply, they will make 111, 212 and 333। तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 से लेके 5 तक जो भी डिजिट्स है, ये डिजिट्स को एक ही बार हमको यूज़ करना है और हमको 111, 222 एंड 333 नंबर बनाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको तीनों नंबर बनाने के लिए ये सभी को एक ही बार यूज़ करना है। 1 to 5 को आप 1 to 5 को यूज़ करके 111 बना सकते हैं, लेकिन 111 बनाते समय आपको 1 to 5 सबको यूज़ करना पड़ेगा। सेम 222 और 333 के बारे में है। तो यहाँ पे आपको आपका ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 111 बना सकता हूँ। 111 में बनाऊँगा इसे, पहला तो मेरा बनेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, तो इसका आंसर आएगा 115 -4 इज इक्वल टू 111। ठीक है, दूसरी कंडीशन के लिए हम वापस वही 1, 2, 3, 4, 5 यूज करेंगे अलग मैनर में। यहाँ पे हम यूज करेंगे 213 + 4 + 5, मतलब 213 + 9 इज इक्वल टू 222। और थर्ड केस में हम 1 to 5 को इस तरह से यूज़ करेंगे। हमको बनाना है 333, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा 345 - 12 इज इक्वल टू 333। आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा दिमाग को कस देंगे, तो ये बहुत ही इजीली आपको 5 मार्क दिला सकता था। खाली जो कुछ भी डिजिट्स दिए हैं उनको कैसे इम्प्रोवाइज करना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर 12 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years ago। मतलब क्या बताया है कि 12 साल के बाद मेरी जो उम्र होगी वो मेरे 4 साल पहले जो उम्र होगी उसके 3 गुना होगी। ठीक है ना। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड माय प्रेजेंट एज। तो ये आपको एक्चुअली ये कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो रहता है वो सॉल्व करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम रीड करते समय ही आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए। तो बहुत ही आसान होता है अगर आप ठीक तरीके से पढ़े उस प्रॉब्लम को और जाने उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है हमको और क्या हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेट माय प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मेरा बिफोर 4 years एज क्या हो जाएगा, बिफोर 4 years एज हो जाएगा x - 4 और आफ्टर x + 12 years। ठीक है ना, ये सभी हम ईयर्स में लिखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है कि अगर मेरी आज की एज x ईयर्स है तो मेरी 4 साल पहले की एज होगी x - 4 years और मेरी 12 साल के बाद एज होगी x + 12 years। अभी आगे हमको क्या दिया है, आई शैल बी 3 times
एज ओल्डर एज आई वॉज 4 years ago। 12 मतलब years 4 साल पहले मेरी जो एज थी वो 12 years में 3 times हो जाएगी। मतलब जो मेरी 4 साल पहले की एज है x-4 और 12 साल बाद की जो एज है x+12, तो 4 साल पहले की एज के मुकाबले 12 साल पहले की एज 3 गुना हो जाएगी। मतलब इसके 3 times ये एज है। अगर हमको इसको इक्वल करना है इक्वेशन को, ये इक्वेशन को अगर हमको इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 गुना करना पड़ेगा, तभी हम ये इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। बराबर है। मतलब मेरा इक्वेशन बन जाएगा 3(x-4 = x+12। अभी इसको हमको और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर सकते हैं 3 को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3x-12 = x+12। अभी हम x को एक बाजू करते हैं और ये जो कुछ भी 12 है उसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3x - x = 12+12, मतलब 2x = 24, मतलब x = 24 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 = 12, सॉरी 2 1 = 2, 2 12 = 24। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, हमारी x की वैल्यू है हमारा प्रेजेंट एज। मतलब आंसर हमारा प्रेजेंट एज का आएगा 12 years। आंसर क्या आएगा हमारा 12 years। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, a car is traveling at average speed of 50 km/h। How much distance would it travel in 30 seconds? मतलब कार का स्पीड जो है, मौजूदा स्पीड वो 50 km/h है, तो वो कार 30 सेकंड में कितना ट्रैवल कर पाएगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि km/h को अगर हमको मीटर पर सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम km/h को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, km/h को अगर मीटर पर सेकंड में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हमको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम 50 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम 50 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 50 × 5/18। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 = 18, 2 25 = 50। मतलब हमको मिलेगा जो हमारा स्पीड है वो हमको उसका वैल्यू मिलता है 125/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? अभी हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, हमको क्या निकालना है, हमने 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारा स्पीड कितना है यहाँ पे 125/9 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमको कितना दिया है 30 सेकंड। ठीक है, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 10 = 13, 3 3 = 9, मतलब हमें आंसर मिलेगा 1250/3। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आंसर आएगा हमारा 416.67 मीटर।
तो आंसर आया हमारा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1250/3 मीटर और 416.67 मीटर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स स्मॉलर साइड। मतलब रेक्टेंगुलर का डायगोनल जो है उसके स्मॉलर साइड के 3 गुना है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो इस सम को समझने के लिए पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमको क्या बताया गया है, रेक्टेंगुलर का जो साइड है उससे डायगोनल 3 गुना है। मतलब अगर मैं ये साइड को x मानता हूं तो डायगोनल 3x आएगा, बराबर। और हमको मालूम है डायगोनल का पाइथागोरस का थ्योरम। डायगोनल का पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस का थ्योरम है डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, बराबर। तो अभी हम मान लेते हैं लेट s1 इज इक्वल टू x, देन d बिकम्स 3x। ठीक है, तो इसको अभी हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो x और 3x का वैल्यू हम ये पाइथागोरस का जो थ्योरम है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर क्या है हमारा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू s1 क्या है x स्क्वायर प्लस s2 क्या है s2 स्क्वायर। अभी s2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो s2 का वैल्यू आएगा हमारा s2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का क्या बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 8x स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। तो हमको अभी s2 स्क्वायर का वैल्यू पता चला 8x स्क्वायर। अभी हम s2 स्क्वायर से s2 का वैल्यू निकालेंगे। तो s2 स्क्वायर से s2 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, s2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मतलब s2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8x स्क्वायर। अंडर रूट 8x स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 2x स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा x और बचेगा हमारा अंडर रूट 2। तो s2 का वैल्यू हमको मिल गया 2x अंडर रूट 2। तो अभी सिंपली हमको s1 और s2 का रेशो निकालना है। मतलब क्या करना है हमको s1 is to s2 करना है। तो s1 का वैल्यू क्या है हमारा, s1 का वैल्यू है हमारा x, s2 का वैल्यू क्या है हमारा 2x रूट 2। हमको मालूम है कि हम किसी भी रेशो को एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो उस रेशो में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये x को दोनों बाजू को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा रेशो क्या आएगा 1:2 रूट 2, बराबर है। हमारा रेशो क्या आएगा 1:2 रूट 2 और यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 5/3 the whole bracket raised to -5 into 25/9 whole bracket raised to -11/2 is equal to 5/3 the whole bracket raised upon 8। मतलब हमको यहाँ पे x का वैल्यू डिफाइन करना है या x का वैल्यू निकालना है। तो ये अपना इंडाइसिस वाला सम है, बराबर है। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए मेनली यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। रूल्स है हमारे, पहला रूल है a raised to m raised to n
इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन। और दूसरा रूल है हमारा ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। ठीक है, तो ये दो बेसिक रूल हमको यूज़ करना है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हमको इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हमको इसका बेसिस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल करने के लिए हमको पहले ब्रैकेट का बेस दिया है 5/3, सेकंड ब्रैकेट का बेस दिया है 25/9 और थर्ड ब्रैकेट का बेस है 5/3। तो खाली बीच वाला ब्रैकेट डिफरेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि बीच वाले ब्रैकेट को अगर हमको 5/3 में कन्वर्ट करना है तो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। तो उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5/3 द होल ब्रैकेट रेज टू -5 इंटू इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर द होल ब्रैकेट रेज टू -11/2 इज इक्वल टू 5/3 द होल ब्रैकेट रेज टू 8x। अभी इसमें हम और भी आगे जाके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना पड़ेगा 5/3 रेज टू -5 इंटू 5/3 रेज टू 2 इंटू -11/2 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू 8x। इसमें क्या होगा, ये 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा और अभी हमारे तीनों बेस कॉमन हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों बेस कॉमन होने के कारण अभी हम खाली जो एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे तीनों बेस कॉमन होने के कारण यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उन्हीं को खाली हम कंसिडर कर सकते हैं। तो खाली एक्सपोनेंट का अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 8x इज इक्वल टू -5 -11 इज इक्वल टू -16। देयरफॉर x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। और यही हमारा आंसर भी होता है। हमको वैल्यू निकालना है x का, तो x का वैल्यू है -2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट। अभी हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 4/3 ऑफ इट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है, खाली सेलिंग प्राइस का रेशो दिया है। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे CP इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, सेलिंग प्राइस विल बी ₹4/3। ठीक है, तो अभी हमको सबसे पहले निकालना होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है प्रॉफिट का रूल है P इज इक्वल टू SP माइनस CP। P इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP है हमारा यहाँ पे 4/3 -1, तो ये बनेगा हमारा 4 - 3/3 इज इक्वल टू ₹3। ठीक है ना, तो हमारा प्रॉफिट निकला है 1/3 रुपीज़। अभी प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको पता है रूल है P% इज इक्वल टू P मतलब प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है 1/3, CP है डिवाइडेड बाय 1 और ये सबको इंटू 100 बराबर। 1/3 से 1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/3, 1/3 इंटू 100, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9
अपॉन 1/3%। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया 33 होल जा 1/3%। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल FDC इज इक्वल टू x, देन एंगल DEB इज इक्वल टू 26 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो हमको ये जो फिगर दिया है इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एंगल EDB या एंगल FDB या एंगल FDC, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमने पढ़ा है एक्सटर्नल एंगल फार्मूला हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल कौन सा बनता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का एंगल ABD जो है वो एक्सटर्नल एंगल बनता है। एक्सटर्नल एंगल का हमको फार्मूला पता है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स मेजरमेंट। मतलब अगर हमको यहाँ पे एंगल ABD निकालना है तो हम लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DAC विच इज़ 42 डिग्री प्लस एंगल ACB विच इज़ 80 डिग्री। ओके, मतलब एंगल ABD इज इक्वल टू आया हमारा 122 डिग्री। ठीक है ना, एंगल ABD इज इक्वल टू आया हमारा 122 डिग्री। और अभी हमको ट्रायंगल EBD में एक एंगल दिया है DEB 26 डिग्री, एंगल EBD मिला हमको 122 डिग्री। हमको एंगल फाइंड आउट करना है EDB। अभी EDB को फाइंड आउट करने के लिए हमको फार्मूला पता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, मतलब हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, मेजर ऑफ एंगल x प्लस 122 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 148 डिग्री। तो अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंगल x इज इक्वल टू आएगा हमारा 32 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर इज इक्वल टू 32 डिग्री। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि -3/2 और 5/3 के बीच में हो। हमको मालूम है रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। तो अभी -3/2 एंड 5/3 ये दोनों के बीच के रैशनल नंबर अगर हमको ढूंढने हैं तो उसके लिए पहले हमको ये दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने पड़ेंगे। मतलब जैसे कि पहला नंबर है अपना -3/2, दूसरा नंबर है 5/3, तो ये दोनों का एलसीएम बनेगा 6। तो वो हिसाब से हम इनके बेसिस अगर कॉमन करते हैं तो पहला वाला नंबर बनेगा, इसको 3 2 6 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला वाला नंबर बनेगा हमारा -9/6 और दूसरा वाला नंबर बनेगा, यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दूसरा वाला नंबर बनेगा हमारा 10/6। ठीक है, तो ये नंबर मिलने के बाद अभी तो काम हमारा बहुत ही आसान हो गया। अभी हमको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, मतलब ये दोनों के बीच में से कोई भी हम 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि -9/6 से आगे अगर हम काउंट करना शुरू कर देंगे तो पहला नंबर आएगा हमारा -8/6, दूसरा आएगा -7/6, तीसरा आएगा -1 क्योंकि -6/6 -1 आएगा, उसके बाद आएगा -5/6। तो ऐसे करके हम 9/6 तक लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम 9/6 तक लिख सकते हैं। तो अभी हमारे 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर मिल गए, तो यही हो गया हमारा आंसर।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर। मतलब हमको यहाँ पे ये पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले क्यूब में से हम कितने 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले क्यूब निकाल सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उसको छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो पहले हम बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, जो कि रहेगा V1 इज इक्वल टू 20 क्यूब इज इक्वल टू 8000, और V2 निकालते हैं छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम, जो कि 5 सेंटीमीटर है, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। मतलब ये सभी आएंगे सेंटीमीटर क्यूब, 8000 सेंटीमीटर क्यूब और 125 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि छोटे वाले क्यूब कितने बनेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए हमको बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म इज इक्वल टू 8000 अपॉन 125। इसको अगर हम डिवाइड कर लेते तो आंसर आएगा 64। आंसर आएगा हमारा 64। तो टोटल हमारे 64 क्यूब्स बनेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर बनता है 64 क्यूब्स। ओके, वेरी गुड। ओके, सेट ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मतलब 5 मार्क का ये आखिरी वाला क्वेश्चन। अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर in breadth and 4 meter in depth. Find the cost of cementing of its floor and walls at the rate of ₹12 per square meter. मतलब हमको यहाँ पे स्विमिंग पूल का साइज दिया है, लेंथ विड्थ हाइट दिया हुआ है, उसको हमको सीमेंटिंग करना है और सीमेंटिंग का रेट दिया है ₹12 पर स्क्वायर मीटर। तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना है यहाँ पे। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक स्विमिंग पूल ड्रॉ करता हूँ। तो ये स्विमिंग पूल में पहले हमारा ये बॉटम का एक पोर्शन रहेगा, बराबर है। ये बॉटम का एरिया निकालना पड़ेगा हमको, और ये चारों वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा, और ये सब मिला के जो भी एरिया आएगा उसको हमें ये ₹12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा वो टोटल कॉस्टिंग निकलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले। तो बॉटम का एरिया निकालने के लिए हमको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। ठीक है, हमको L दिया है 20, B दिया है 15, मतलब एरिया आया हमारा 300 मीटर स्क्वायर। यह आया हमारा बॉटम का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर पूल का वॉल का एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। ठीक है ना। तो इसको अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा हमारा 2 इंटू लेंथ है 20, ब्रेथ है 15 और H हमको दिया है 4। ओके, इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू 35 इंटू 4 मतलब 280 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सब ठीक है। अभी जो हमको ये स्विमिंग पूल को सीमेंटिंग करना है उसका टोटल एरिया हमको निकालना पड़ेगा, मतलब बॉटम का एरिया और वॉल का एरिया, जो कि हमको मालूम है बॉटम का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर और वॉल का एरिया है 280 मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल एरिया इज इक्वल टू 300 प्लस 280 इज इक्वल टू 580 मीटर स्क्वायर। हमको मालूम है अभी कि हमारा जो सीमेंट एप्लीकेशन का जो रेट है वो है ₹12 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ₹12 पर स्क्वायर मीटर, और हमारा टोटल एरिया है 580 स्क्वायर मीटर। तो हमको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको 580 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 580 मतलब टोटल एरिया को
यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आएगा हमारा वैल्यू 6,960 रुपीज़। हमारा वो वैल्यू आता है 6,960 रुपीज़। मतलब उस स्विमिंग पूल का जो भी बेस है और वॉल्स है, उसका सीमेंटिंग करने का टोटल कॉस्ट आएगा हमारा ₹6,960। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा RIMC मैथ्स जून 2009 का पार्ट ए का सोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। पार्ट बी के सोल्यूशन के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए वीडियो में। तो ऐसे ही आगे सभी पेपर्स के सोल्यूशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और साथ ही साथ जो आपके दोस्त लोग रहेंगे जो कि RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी अपने हमारे चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिलेगा, उनको भी जो कुछ भी सुविधा हम दे रहे हैं जो कि फ्री में है बिल्कुल, तो उसका लाभ लेके वो भी अपना RIMC का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों,